गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अध्यापक मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने यूट्यूब वीडियो की इस कड़ी में नेशनल एजुकेशन मूवमेंट राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के विषय में चर्चा पर चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी क्रिया प्रक्रिया हो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण विद्यमान होते हैं। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन अगर प्रारंभ होता है तो उसके पीछे भी कुछ न कुछ चीजें थी जो कैटलिस्ट या उत्प्रेरक का कार्य कर रही थी। वैसे भी भारतीय शिक्षा आंदोलन के विषय में चर्चा करने के पहले इसके पृष्ठभूमि में थोड़ा सा हम अगर जाते हैं तो इसमें सर्वप्रथम राष्ट्रीय चेतना का विकास और राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के विषय में चर्चा कर लिया जाए। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास के इतिहास पर अगर हम दृष्टिपात करते हैं तो संसार के प्राचीनतम साहित्यों में वैदिक ग्रंथ आते हैं और ऋग्वेद में राष्ट्र और राष्ट्रीय चेतना के विकास के बारे में विशद चर्चा की गई है। और वैदिक शिक्षा के उद्देश्य में अगर हम देखें तो वैदिक शिक्षा का एक उद्देश्य राष्ट्र एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों का विकास करना भी निर्धारित किया गया था। उसके पश्चात अगर हम बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में अगर देखते हैं, बौद्ध काल में राष्ट्रीय कर्तव्यों के स्थान पर सामाजिक कर्तव्यों पर अधिक बल दिया जाता था और राष्ट्रीय कर्तव्यों के स्थान पर सामाजिक कर्तव्यों पर अधिक बल देने के कारण अगर हम इसका दूरगामी परिणाम अगर देखें तो इसका दूरगामी परिणाम भारत जैसे राष्ट्रों के लिए बहुत भयंकर था, जिसके रूप में अगर हम देखें तो मुस्लिम आक्रांता भारत में आते हैं और लगभग 500 वर्ष तक शासन करते हैं। माना कि मुस्लिम बादशाहों या तुर्की सुल्तानों के समय में भी कुछ भारतीय शासक उनसे संघर्ष कर रहे थे। देखा जाए कुछ शासकों में राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति उद्गार था, परंतु भारत में आपसी मतभेद का लाभ उठाते हुए मुस्लिम बादशाहों ने या मुस्लिम आक्रांताओं ने या तुर्की सुल्तानों ने भारत पर 500 वर्षों तक शासन किया। तत्पश्चात वह आक्रांताओं के रूप में यूरोपीय यात्रियों का आगमन होता है और 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा समुद्री मार्ग को खोजते खोजते भारत की धरती पर आता है। इसके पश्चात अगर देखा जाए यूरोपीय देशों से आने वाले यूरोपीय व्यापारियों का एक लंबा सिलसिला आता है, जिसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, देन हॉलैंड आदि स्वीडिश आदि देशों के व्यापारी भी भारत में आने लगे। इसमें तो कुछ लोगों का तो बहुत कम प्रभाव पड़ा, परंतु अंग्रेजी व्यापारी अपने साथ
अपनी सेना को लेकर भी चलते थे और धीरे धीरे ये भारतीय व्यापार पर एक प्रकार से आधिपत्य स्थापित कर लिए और लगभग 1757 तक अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार करना प्रारंभ कर देते हैं। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध होता है और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। और डियर स्टूडेंट्स, बक्सर के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों का भारतीय क्षेत्रों पर शासन करना प्रारंभ होता है। बक्सर युद्ध के पश्चात डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं बंगाल, बिहार और अवध प्रांतों में उन्हें राजस्व और कुछ हद तक राज करने का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। 100 वर्ष तक जाते जाते 1857 ईस्वी तक 1857 ईस्वी तक लगभग संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का शासन हो जाता है। परंतु भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना के उदाहरण के रूप में हमने कुछ राजाओं के बारे में उल्लेख किया था, जिसमें अगर देखा जाए झांसी रियासत की रानी लक्ष्मीबाई को एक अच्छे दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो 1857 तक संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है और अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन होता है जिसे हम सैनिक आंदोलन, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या जन आंदोलन के रूप में लेते हैं। सैनिक आंदोलन या सैनिक विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखते हैं। माना कि अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति में सफल रहे और इस आंदोलन को 1857 के आंदोलन को कुचल दिया और 1858 तक अभी तक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन कर रही थी, अब वो सीधे ब्रिटिश क्राउन द्वारा शासन किया जाने लगा। और शिक्षा जगत में अगर देखें 1858 तक बंगाल या ये कहें कलकत्ता, मद्रास और बंबई में यूरोपीय पद्धति पर विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश शासकों द्वारा जो भी निर्धारित किया गया, परंतु भारतीयों में एक नई चेतना जागृत की, जिसके अंतर्गत अगर हम देखें तो भारतीय सामाजिक, धार्मिक और नैतिक रूप से जागृत हुए और जिसका परिणाम ये रहा, धीरे धीरे भारतीयों ने भी भारतीय शिक्षा के लिए आंदोलन या मांग करना प्रारंभ कर दिया। 1800 उसी कड़ी में आगे जन चेतना के विकास में देखें, उसी कड़ी में 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना होती है। माना कि इसकी स्थापना एक अंग्रेज या ये कहें स्कॉटलैंड का निवासी A.O. ह्यूम ने किया था। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग करना या स्वशासन के अंतर्गत भारतीयों को भी शासन में भागीदारी बनाया जाए। इससे भी
भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई और राष्ट्रीय चेतना में बचा खुचा कार्य 1889 ईस्वी में वायसराय के रूप में लॉर्ड कर्जन भारत आता है। माना कि ये बहुत विद्वान योग था, परंतु इसकी एक सबसे बड़ी कमी थी कि किसी भी निर्णय में भारतीयों की सहमति लेना इसको आवश्यक नहीं लगता था। अर्थात हम ये कहें किसी भी निर्णय में भारतीयों को सम्मिलित नहीं करता था। अनेक निर्णय इसके भारतीयों के विरोध में थे और बचा खुचा कार्य इसने 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन का कार्य करके इसने अग्नि में घी डालने का कार्य किया। बंगाल विभाजन से भारतीय जनता विशेषकर बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में प्रबल विरोध होने लगा और इस विरोध में देखें तो अनेक भारतीय विद्वान सम्मिलित हुए, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, पंडित मदन मोहन मालवीय, अरविंद घोष आदि लोगों ने विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। रद्द किया जाता है, परंतु भारतीय शिक्षा में इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। 1886 में ही 1886 में कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता का जो वार्षिक अधिवेशन था एक वर्ष पश्चात ही। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था और इसका दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था और कलकत्ता के दूसरे अधिवेशन में ही पंडित मदन मोहन मालवीय ने राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए सर्वप्रथम हिंदुस्तान का नारा देते हैं, या ये कहें हिंदुस्तान का नारा सर्वप्रथम 1886 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा दिया जाता है और 1889 के बंबई अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक भारत में राष्ट्रीय चेतना का एक मंत्र फूंकते हैं और कांग्रेस के इसी मंच से उन्होंने एक भाषण का उद्घोष करते हैं, जिसमें स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे नारा देते हैं, जो भारतीयों में भारतीय चेतना के जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका का अदा करते हैं। भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास में 1893 का वर्ष भी महत्वपूर्ण था। इस वर्ष अमेरिका के शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन, का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारतीय प्रतिनिधि के रूप में स्वामी विवेकानंद जाते हैं और वो 93 से 96 तक लगभग 3 वर्ष तक अमेरिका में रहे और अमेरिका की वैभवपूर्ण जीवन शैली से वो बहुत प्रभावित हुए और भारत आने के बाद उस वैभवपूर्ण शैली के निष्कर्ष के रूप में इन्होंने
कहा भारत में दीनता हीनता का प्रमुख कारण उसका परतंत्रता होना है, और यहां आने के पश्चात उन्होंने भारतीय युवकों से या युवाओं से मांग की कि अगर उनको वैभवपूर्ण या स्वतंत्र रूप से रहना है तो सर्वप्रथम उनको परतंत्रता की बेड़ियों को उतार फेंकना होगा। अर्थात स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया यह सुझाव भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। राष्ट्रीय आंदोलन, डियर स्टूडेंट्स, ये रहा भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास। इसके बाद आता है राष्ट्रीय आंदोलन। डियर स्टूडेंट्स, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में अगर देखें तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात लॉर्ड कर्जन द्वारा किया जाता है। लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन करता है, और इस विभाजन के कारण भारतीयों में आक्रोश था, और उसके परिणाम स्वरूप 1805 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है, और उस वार्षिक अधिवेशन में बंगाल विभाजन का विरोध करने का निर्णय किया जाता है, और इसके लिए कुछ कार्य निश्चित किए जाते हैं, जिसके द्वारा एक राष्ट्रीय आंदोलन चलाने का सुझाव दिया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से 4 कार्य निर्धारित किए गए थे। नंबर 1, स्वराज की प्राप्ति, अर्थात स्वराज की मांग करना, स्वराज की प्राप्ति। दूसरे कार्य के रूप में स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग। नंबर 2, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग। नंबर 3 के रूप में डियर स्टूडेंट्स, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। विदेशी वस्तुओं बहिष्कार। और चौथा उद्देश्य जो इस टॉपिक से भी रिलेटेड है, चौथा उद्देश्य था राष्ट्रीय शिक्षा की मांग। राष्ट्रीय शिक्षा की मांग राष्ट्रीय आंदोलन की ये प्रमुख 4 मुद्दे थे, और इस में हमें स्वराज की प्राप्ति के विषय में नहीं पढ़ना है, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के बारे में जो आंदोलन हुआ, या विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कैसे किया जाता है, इसके बारे में ना पढ़ के हमको सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की मांग के विषय में चर्चा करना है। डियर स्टूडेंट्स, बंगाल का विभाजन समाप्त किया जाता है 1911 में, और 1915 में महात्मा गांधी का अफ्रीका से आगमन होता है। महात्मा गांधी का अफ्रीका से आगमन होता है, और 1915 में ही साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, और साबरमती आश्रम से ही भारत में राष्ट्रीय चेतना का जागरण करते हैं, या राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी संभालते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप 1917 में चंपारण सत्याग्रह के रूप में सामने आता है। 1917
1919 में असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, और ये असहयोग आंदोलन 1921 तक अपने चरम पर रहता है। उसके पश्चात इसी का परिणाम स्वरूप था, राष्ट्रीय आंदोलन का ही परिणाम स्वरूप था कि 1929 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन लाहौर से स्वतंत्रता के लिए सर्वप्रथम उद्घोषणा की जाती है। लाहौर अधिवेशन में सर्वप्रथम, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और इन्होंने स्वतंत्रता की मांग करते हैं, और 1930 में नमक कानून, 42 में भारत छोड़ो आंदोलन, ये राष्ट्रीय आंदोलन के उदाहरण थे, और अंत में जाकर के 1947 में भारत स्वतंत्र होता है। अगर देखें राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू तो बाद में आते हैं, लेकिन प्रारंभ में राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन बंगाल विभाजन के पश्चात होता है, और बंगाल में कुछ शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित की जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अगर हम देखें विश्व भारती, जिसे शांति निकेतन के नाम से भी जानते हैं, बाद में विश्व भारती के नाम से विख्यात हुआ। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित मदन मोहन मालवीय, अरविंद घोष, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, आज मुंशी लाला हरदयाल, आज अनेक ऐसे नाम आते हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, पंडित मदन मोहन मालवीय, स्वामी श्रद्धानंद, लाला हरदयाल, आज अनेक ऐसे नाम आते हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और भारत में शिक्षा को राष्ट्रीयकरण करने में इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये प्रकार से कहें तो ये लोग अग्र नेताओं के रूप में जाने गए। डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की पृष्ठभूमि के बारे में हमने आज राष्ट्रीय चेतना का विकास, राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में चर्चा की, और राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के विषय में हम अपने अगले वीडियो में विस्तृत ढंग से अध्ययन अध्यापन करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।